मूल्यांकन हुआ कि जितना प्रयास किया था, जितना आचरण, जितना राष्ट्रीय भावनाओं की हमें अपेक्षाएं थी, उतना शायद हम नहीं दे पाए। नई शिक्षा नीति 2020 में हम इसका प्रयास करने जा रहे हैं कि 100% दे पाएंगे। जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय भावनाएं होनी चाहिए, कितना दे पाए हम, ये चिंतन का विषय है। लेकिन जो प्रयास किया है उस पर एक विहंगम दृष्टि डालने की आवश्यकता भी महसूस होती है। हमने कक्षा 1 से प्रयास किया। छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में कर्तव्यशीलता का विकास होना चाहिए। छोटी सी कहानी बच्चों वाले हमने रख दिया, जैसे तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। गिलहरी कौवा कहानी आपने पढ़ा होगा। हम 5 साल के बच्चे के अंदर कर्तव्य प्रायणता का बोध कराने के लिए कहानी रखी थी कि कौवा कामचोर है, गिलहरी कर्मशील है, काम करती है। छोटे बच्चे हैं, छोटी कहानी है, छोटा दर्शन है। गिलहरी अपना खेत बोती है, जाती है, आती है। कौवा कामचोर है, बाबा चालाकी करता है, हर बार ये कहता है तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। इस बात की कहानी आपने पढ़ी होगी। लक्ष्य क्या है? 5-6 साल के बच्चे के अंदर कर्तव्य प्रायणता भरनी है। उसको दिखाना है कि जो काम करता है, गिलहरी काम करती थी, उसका अनाज घर में आता है और कौवे का अनाज पूरा बह जाता है। छोटी सी कहानी के द्वारा हमने कर्तव्य प्रायणता का बोध दिया। 15-16 साल का बच्चा होता है, किशोरावस्था में है। हमने कुछ कहानियां इकट्ठा की। मुंशी प्रेमचंद की कहानी, एक कहानी आपने पढ़ा होगा, शायद हम लोग पढ़े हैं, शायद आप बच्चे पाठ्यक्रम में है कि नहीं जानता। मंत्र, प्रेमचंद की कहानी थी मंत्र। हमने मंत्र पाठ को क्यों रखा? क्योंकि इसमें कहानी होती है। डॉक्टर चड्ढा होते हैं, वो डॉक्टर है, चिकित्सक है, और भगत नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है, गरीब आदमी है, अपने बेटे के इलाज के लिए जाता है। डॉक्टर चड्ढा कहते हैं मेरे खेलने का समय हो गया, हम मरीज नहीं देख पाएंगे। कहानीकार प्रेमचंद जी काफी योगी कहानीकार हैं। यहाँ पर बच्चे के अंदर हम दया, करुणा, ममता भरने जा रहे हैं। एक बड़ा सा इंजेक्शन यही भरने जा रहे हैं। डॉक्टर चड्ढा चले जाते हैं, कहते खेलने का समय हो गया, हम नहीं देख पाएंगे। भगत गिड़गिड़ाता है बच्चे के इलाज के लिए, और भगत का बेटा थोड़ी देर बाद वही खत्म हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही डेथ होती है, हमारे बालक मन के 16-17 साल के बच्चे के मन में झकझोर उठता है कि नहीं, डॉक्टर चड्ढा ने बहुत गलत काम किया, बच्चे को नहीं मरना चाहिए। अगर मुंशी प्रेमचंद ने वहां पर उसकी बेटी की डेथ न दिखाई होती तो शायद वो दया करना नहीं आती। लेकिन नहीं, डेथ हो जाती है, और खेलने के नाम पर कहीं अगर ये दिखाया गया होता कि डॉक्टर चड्ढा जरूरी काम से गए थे, किसी और काम में फंसे थे, बीमार थे, तो सिंपैथी नहीं मिलती। खेलने जा रहे हैं कि दिखा करके वहां पर सीधे दया, करुणा, ममता का इंजेक्शन हम दे रहे हैं बच्चे के दिमाग के ऊपर। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ दिन बीत जाता है। एक समय ऐसा आता है कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट लेता है, और भगत को सांप के विष उतारने का मंत्र आता है। और भगत घर में कहता है, रात के 12 बजे हैं, जो सुन पाता है तो बेचैन होता है, हमें डॉक्टर चड्ढा के बेटे का इलाज करना है। और भगत की पत्नी मना करती है, कहती है कि वही डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरे बेटे का इलाज नहीं किया था, नहीं जाना इसमें। लेकिन भगत को फिर यहाँ पर कर्तव्य बोध सामने आता है कि डॉक्टर चड्ढा ने जो किया वो किया, मेरा कर्तव्य क्या है, हमें अपना काम करना चाहिए। वो डॉक्टर, यहाँ पर भगत क्या करता है, उनकी पत्नी जब सो जाती हैं, चुपके से उठता है और भागते हुए जाता है और सांप की विष को उतारने के मंत्र के द्वारा उतारता है, डॉक्टर चड्ढा के बेटे को बचाता है, और सवेरा होने के पहले भगत फिर वापस चला आता है। यहाँ पर दूसरा हम मूल्य दे रहे हैं, शैक्षिक मूल्य। परोपकाराय सताम विभूतयः, नेकी कर दरिया में डाल। इस उच्च मूल्य को समाहित करने के लिए बच्चे में हम वहां पर एक इंजेक्शन देते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल इंजेक्शन देते हैं कि हमें किसी लालच के लिए नहीं, किसी वाहवाही के लिए नहीं, किसी सम्मान के लिए नहीं, किसी पुरस्कार के लिए नहीं, आत्म संतुष्टि के लिए हमें काम करना चाहिए, और इसलिए वो काम को करके वापस चला आता है। प्रेमचंद को हम काफी महान मानते हैं, शायद मुंशी प्रेमचंद को भगत। काश मैं एक बात करूं, हमें आलोचना नहीं करनी चाहिए, तुलसीदास का भगत होता तो वापस नहीं आता, वो अंगद की तरह एक बात सुना के ही आता कि चड्ढा
तुमने इलाज नहीं किया था, मैंने इलाज किया है। लेकिन नहीं, प्रेमचंद यहाँ पर एक कदम तुलसी से आगे दिखाई पड़ते हैं, चुपचाप चला आता है। इन्हें कहानी बताई, ऐसी बहुत सी कहानियों पर हमारा समय कम है। हम डॉक्टर राजेश कुमार बल जी आए, सुनना चाहते हैं छोटा सा राष्ट्रीय भावनाओं को भरने के लिए। बालक के अंदर अगर राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, डॉक्टर तो अच्छा हो गया। अगर ईमानदारी नहीं तो क्या होगा, मिठाई कांड होगा, मानव अंगों की तस्करी होगा, डॉक्टर हैवान बन जाएगा। इंजीनियर हमने तैयार कर लिया, बेईमान होगा तो क्या होगा, 50 लाख की पुलिया 25 लाख बनाएगा, पैसा घर में खर्च कर लेगा। तो देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम अगर नहीं है तो मानव मानव नहीं रह जाएगा। मानव को मानव बनाने के लिए हमें इस बात की आवश्यकता है, चरित्र का निर्माण करना हो, और इस चरित्र का निर्माण विज्ञान नहीं कर सकता। कौन करेगा? साहित्य करेगा, कहानी के माध्यम से होगा। इन राष्ट्रीय मूल्यों के विकास के लिए हम नतमस्तक हैं साहित्य की तरफ, हिंदी साहित्य की तरफ। हम यही मजबूर हो जाते हैं। शिक्षाविद बार बार कहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर सबको पहले डॉक्टर बनाइए, लेकिन उसके पहले उसको मानव बनाइए, मानवीय संवेदना भरिए। और मानवीय संवेदना अगर नहीं रहेगी तो डॉक्टर, इंजीनियर हमारे लिए हैवान बन जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, और ही हिमाचल से पुकार है उदत गरजता बार बार, प्राची पूर्व पश्चिम नभ अपार, सब देख रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अय हल्दी घाटी के शिलाखंड, अय दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, तो जगा आज स्मृतियां ज्वलंत। आगे वो फिर कहती है, भूषण अथवा कवचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी। अपनी मन की व्यथा को कहती भी है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, अब हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। राष्ट्रीय मूल्यों को पूरी आजादी के आंदोलन में जो मूल्य भरे गए राष्ट्रीय, उसमें बहुत बड़ा योगदान हिंदी साहित्य का रहा है। महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, या 19वीं शताब्दी का पूरा मूवमेंट, उसको ध्यान से देखा जाए तो हिंदी साहित्य में मेरुदंड के रूप में काम कर रहा था, जिन्हें पूरी जनमानस को झकझोर के रखा हो। चाहे डांडी यात्रा रही हो, चाहे नमक का आंदोलन रहा हो, चाहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, उसके नेतृत्व की अंदर जाइए, झांक कर देखे, साहित्य खड़ा था। रामधारी सिंह दिनकर, या मैं कह सकता हूं, आप ज्यादा जानते हैं, हिंदी साहित्य के लोग हैं, छायावाद का जन्म ही इसी बात पर होता है कि जो व्यक्ति देश की सत्ता, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलता था, उसके साहित्य जब्त कर लिए जाते थे। मुंशी प्रेमचंद का कर्मभूमि आई थी, जब्त कर लिया गया प्रतिया उसकी, कि राष्ट्रीय भावनाएं जगाने नहीं देंगे। दिनकर जी ने जब लिखा था, आग की भीख, धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुआसा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, दाता पुकार मेरी संदीप्त को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, भूचाल मांगता हूँ, सैलाब मांगता हूँ, उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ, निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है, पंचाशनाद भीषण विकराल मांगता हूँ। इन कविताओं के माध्यम से जनमानस को झकझोरा था। साथियों, हिंदी साहित्य राष्ट्रीय मूल्यों का जो विकास हुआ है, छायावाद ने अकेले इतने काम नहीं किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने गरीबी अमीरी खाई को बताने के लिए इसके सामने रखा, वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, खट खट खट, एक गरीब महिला पत्थर तोड़ रही है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को देखती है, फिर अपने को देखती है, कुछ देर सोचती है, फिर पत्थर तोड़ने लगती है। शायद उसके मन में भावना कहीं आती होगी, जिन पत्थरों को मैं तोड़ रही हूं, इन पत्थरों के बल पर जो अट्टालिकाएं बनती जा रही हैं, इन अट्टालिकाओं की घंटी को हम नहीं बजा सकते, इनके ड्राइंग रूम में हम बैठ नहीं सकते। इस गरीबी अमीरी के बीच खाई को दिखाने का प्रयास किसी ने किया है तो साहित्य ने किया है। साथ इतना ही नहीं है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं,
माँ की हड्डी से चिपक चुके जाड़ों की रात बिताते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। इन कविताओं के द्वारा देश के जनमानस को कुरेदा था। और यही कारण है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली की लोकसभा भी कांप उठी थी। 1971 का चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने इसी बात पर लड़ा था, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ। और देश ने प्रबल लम्हों से जिताया भी था। उसके बाद देश में योजनाएं भी चली थी, अंत्योदय योजना, गरीबों के उद्धार की योजना, जमींदारों की जमीन को हड़पना, गरीबों में बांटना। और उन सब का परिणाम है कि आज देश में कोई 40% वर्ग भूख से नहीं मर रहा है। इसका मैं दावा करता हूं। इतनी बड़ी योजनाएं, आज ये पूरा देश का झुकाव कहीं जा रहा है। अगर पूरे हिंदुस्तान का, पूरी लोकसभा इस बात पे बेंटपान है कि देश के गरीबों की चिंता होनी चाहिए। 40%, 40 करोड़ की आबादी मेरी जो है, एलो कार्ड जिसको हम दे रखे हैं, धन धन योजना में कार्ड जिनको हम दे रखे हैं, वो इन कविताओं का परिणाम है। माँ का मृगेश जी बाराबंकी के हैं, उनकी चिंता भी गरीबों के प्रति है। रामदिनवा आपकी जाड़े माँ कुर्ता ना पाई तो रोई। रामदिनवा की चिंता उनको थी। खैर, हम बात समाप्त करेंगे, अभी समय ज्यादा हुआ जा रहा है। संक्षेप में कहूंगा मैं अपनी बात को, यही खत्म करने जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य ने चरित्र के निर्माण में, नैतिकता के विकास में, यानी शैक्षिक मूल्यों के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये तो मैंने कुछ पहलू उठाया, बहुत से पहलू और भी हैं। हार की जीत नाम का पाठ था, उसमें इस बात का, आप कहानी को संक्षेप में बता दूं, आखिरी में जो कहता है कि बाबा भारती कहते क्या है उस डकैत से कि किसी को तुम बताना नहीं कोई कल से विश्वास नहीं करेगा किसी फकीर के ऊपर, कोई दया नहीं करेगा। इस बात को भूल दे रहे हैं। और बहुत सी कहानियां हैं, हम यहाँ पर जब नहीं, समय बहुत कम है, हम बात को समाप्त करते हैं एक लाइन में कि निसंदेह ये बिल्कुल सत्य है कि हम साहित्य वो अस्त्र है, वो औजार है। जिस प्रकार से किसान हसिया, कुदाल और फावड़े के द्वारा खेती करता है, एक डॉक्टर इंजेक्शन के द्वारा काम करता है, ऐसे ही एक शिक्षाविद, साहित्य ही उसका साधन है जिसके सहारे से इन मूल्यों का विकास करने में सक्षम होता है। अपनी बात हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर छत्रसाल सिंह जी। एक शिक्षित व्यक्ति को सहृदय होना चाहिए और ये कार्य समाज कर सकता है। संक्षेप में जितना हमें समझ में आया विस्तृत व्याख्यान में, वो हम एक लाइन में बोलते हुए, समाज की दृष्टि में चूंकि साहित्य का सरोकार दिखाना है, तो एक समाजशास्त्री की दृष्टि में साहित्य क्या है। डॉक्टर माधुरी वर्मा जी से इस निवेदन के साथ कि बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि लिंक का समय खत्म हो जाएगा, डॉक्टर माधुरी वर्मा जी। धन्यवाद मैडम। आज के विषय साहित्य का सामाजिक सरोकार के अवसर पर आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजेश मल्ल जी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, आयोजक समिति की आयोजक सचिव आज की हमारी मित्र और हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिता सिंह जी, आदरणीय छत्रसाल सर और उपस्थित सभी समादरणीय शिक्षक बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों। सर ने बहुत कुछ बोल दिया और समय की कमी है और मैं तो ऐसे भी अल्पज्ञानी हूँ, इस विषय में मेरा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन बचपन से हम सभी एक निबंध जरूर लिखते आए हैं और लिखा है हम सभी ने, साहित्य समाज का दर्पण है। वो पहले लिखते थे, समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। हम दो चीजें बताएंगे इसमें, स्पष्ट करने की या बोलने की कोशिश करेंगे बहुत कम समय में। एक तो ये कि साहित्य का उद्देश्य, साहित्य रचना का उद्देश्य ही समाज को आईना या दर्पण दिखाना है, और दूसरा समाज को जो दिशा मिलती है वो साहित्य से मिलती है। और अगर हम संक्षेप में कहें कि साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं,
तो ये अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम समाज से साहित्य को निकाल देंगे, साहित्य और समाज का जो रिश्ता है वो आत्मा और शरीर की भांति है। साहित्य वास्तव में समाज की आत्मा है और समाज जो है वो शरीर है। आत्मा के बगैर शरीर नश्वर है, प्राण के बगैर शरीर का कोई मतलब नहीं, और प्राण बिना शरीर के प्राण का कोई अस्तित्व नहीं है। बस कुछ चीजें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, क्योंकि मैं समाज शास्त्र की हूँ लेकिन साहित्य में रुचि मैं रखती हूँ और बीए तक मैंने मेरा प्रिय विषय रहा हिंदी साहित्य, तो इसको मैं थोड़ा सा कुछ जो मैंने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर बात करूंगी कि किस प्रकार से समाज जो है वो साहित्य का से उसका सरोकार है, उसका संबंध है, उसका जुड़ाव है, उसका रिलेशन है। तो अगर हम कुछ रचनाओं पर फोकस करें, ध्यान दें, तो उन रचनाओं में जैसे मुंशी प्रेमचंद जी मुझे बहुत प्रिय हैं और मैंने सिलेबस में उनको पढ़ा है और वैसे भी पढ़ा है, गोदान हो, चाहे वो गबन हो और चाहे निर्मला उपन्यास हो, और उनकी कुछ कहानियां जो वास्तव में बहुत ही मार्मिक है। अगर आप बात करें अलगोजा, जो नई नई तरह की कहानियां हैं, नई कहानियां मतलब वो हमने बाद में पढ़ी है जब मेरी रुचि और उसमें बढ़ी। और अगर हम बात करें विध्वंस की, बात करें हम बलिदान की, बात करें हम पूस की रात की, तो ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो उस समय के उस कालखंड के सामाजिक जीवन को दर्शाती है जब सामंतवादी व्यवस्था रही है और एक साहूकारी प्रथा रही है, कि किस प्रकार से जैसे कि विध्वंस मैंने कहानी पढ़ी, उसका जो मुख्य पात्र है वो महिला है और उसका नाम है भुनगी, कि किस प्रकार से वो सामंतवादी जो है शोषण का शिकार बनती है, भाड़ भून करके अपना जीवन यापन करती है और एक ऐसी स्थिति होती है जब वो सामंत का कहना नहीं मान पाती, वहां के साहूकार का, उसका भाड़ तोड़ दिया जाता है और फिर वो उसी भाड़ में एक बार जल करके समाप्त हो जाती है और उसकी लपटें बहुत दूर तक जाती है। तो मतलब कुछ इतना मार्मिक होता है वो, कोई भी कथानक को साहित्यकार जितना मार्मिक जितना बारीकी से उस समाज का अवलोकन करता है, उतना ही उसका जो साहित्य जो लेखन है वो हृदय को, मर्म को, हृदय को छूने वाला होता है, हृदय को झंझोड़ता है, कुछ सोचने के लिए बाध्य करता है। तो इसी प्रकार से अगर हम कुछ एक और, क्योंकि समय अभाव है अनीता जी, हमें चिट ना पास करें, तो मैं बहुत ही संक्षेप में बोल रही हूँ। मैंने पहले भी कह दिया कि मेरा ज्ञान बहुत ही अल्प है इस विषय में, लेकिन जैसे बात की साहित्य एक दिशा देने का काम करता है समाज को। तो अगर हम आजादी के पहले के साहित्य की बात करें, साहित्य चाहे किसी भी भाषा में रचा गया हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम उभर के आता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो उपन्यास है आनंद मठ, उस पर जो फिल्म भी बनी हुई है। तो आनंद मठ में एक तरह से 18वीं शताब्दी के बंगाल का जो है चित्र प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही मार्मिक, जिसमें अकाल पड़ा था, अकाल दुर्भिक्ष का वर्णन है और सन्यासी आंदोलन चला था उसका भी उसमें वर्णन किया गया है। तो ये जो वंदे मातरम गीत जो आज का हमारा राष्ट्रीय गीत है, वास्तव में उस समय जो हमारी स्वाधीनता आंदोलन के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको, उनके लिए एक तरह से वो जोश भरने का काम उस समय वंदे मातरम गीत ने किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साहित्य को हम समाज से पृथक करके और समाज को साहित्य से पृथक करके हम कभी उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और अगर हम बात करें, अगर हम निराला जी की बात करें, तो जब भी कभी सभी ने पंक्तियां सुनी होंगी, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो जब भी कहीं हम रास्ते से गुजरते हैं, मतलब ये एक तरह से यथार्थवादी उनका जो है उनकी रचना है। आज भी जब हम बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनते हुए देखते हैं और वहां पर महिला अपने बच्चे को पीठ पे लादे हुए ईंटों का बोझ ढो रही होती, तो बरबस वो पंक्तियां हमारे सामने उभर के आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से निराला जी का एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है वो बिल्लीसुर बकरिहा, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बिल्लीसुर जो है 4 भाइयों की जो कहानी है उनकी, और अलग अलग सोच के होते हैं, और वो भी एक यथार्थवादी सामाजिक व्यवस्था का ही उसमें वर्णन है। एक तरह से वो ब्राह्मण होते हैं लेकिन वो व्यवसाय के लिए वो बकरियां पाल लेते हैं, कुछ इस तरह की कहानी है, और जब बकरी पालते हैं तो उनका बहिष्कार होता है, लेकिन वो व्यवसाय करते पैसा होता है तो बहिष्कार खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो साहित्य जो रचा जाता है वो हमारी जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। और शायद हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे इसका ज्ञान भी नहीं है, और सर को हमें सुनना है, सर को सुनने की ख्वाहिश है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे साहित्य और समाज का जो सरोकार है वो इससे क्लियर हो जाता है कि समाज शास्त्र की एक शाखा के रूप में
साहित्य का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम साहित्य का समाजशास्त्र कहते हैं। तो उसकी अलग विधियां हैं और उसमें हम अलग अलग जो थिंकर्स हैं उन पे हम नहीं जाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, बात बहुत बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी तो ये हमारे लिए हित करनी होगा, क्योंकि हमें सुनना है आज के प्रमुख वक्ता जी को। और दूसरी बात, बार बार मैंने मना किया, लेकिन ये साहित्य और समाज का, ये देखिए ना सरोकार, बहुत बार मना किया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन हमारी प्रिय सखी सर के शब्दों में इन्होंने मुझे फोर्सफुली और प्रेम सिक्त झिड़की के साथ में मुझे आदेश किया, बोलना है तो बोलना है। अब इससे ज्यादा सरोकार और क्या होता है साहित्य और समाज के बीच में। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर माधुरी वर्मा जी। समाज और साहित्य का सरोकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण इन्होंने हमारे और अपने माध्यम से प्रस्तुत किया और ये भी बताया कि साहित्य व्यक्ति को अनुशासित भी करता है, इसलिए उन्होंने समय का ध्यान देते हुए और लिंक का ध्यान देते हुए समय के साथ ही, और सबसे ज्यादा जो हम लोगों की आज की जिज्ञासा है वो आज के प्रमुख मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश कुमार मल्ल जी हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को वो कितने अच्छे से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इसका साक्षात अभी आपको होगा, क्योंकि हमारे साथ पहले से रह चुके हैं और हमने उनसे बहुत सी चीजें सीखी हैं। सर, ये जो इस समय का हमारा हमारे छात्र जो सामने बैठे हैं, ये बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, लेकिन सच में इस बार का जो ग्रुप है बहुत ही अच्छा आया है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय ग्रुप भी है। इनको जब हम पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि इन्हें आप जैसे भी अध्यापकों का सानिध्य चाहिए, इसलिए आज साहित्य का छात्र होने के नाते आप भी आपसे सम्मुख होंगे और एक नई दिशा, एक नई दृष्टि पाएंगे। डॉक्टर राजेश कुमार मल्ल, प्रोफेसर हिंदी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। हिंदी विभाग के अध्यक्षा डॉक्टर अनीता सिंह जी, शिक्षा शास्त्र विभाग के बंधुवर डॉक्टर छतसाल सिंह जी, आदरणीय हेमंत जी, रीना जी, माधुरी जी, डॉक्टर विजय प्रताप मल जी, एलएम सिंह, पीके गुप्ता सर, मनीष जी। मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया है पूर्व वक्ताओं ने, क्योंकि उन्होंने उस सूत्र को पकड़ने की कोशिश की है कि साहित्य और समाज का क्या रिश्ता होता है और साहित्य का दायित्व या साहित्य का सरोकार एक व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बनता है। ये दोनों चीजें हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने रखी। मैं इस 10:45 से 11:30 वाली क्लास जो आपकी अब खत्म होने वाली होगी शायद, मैं लगभग 23 वर्षों तक निरंतर इस मैं 3 दिन तो पढ़ाता ही रहा हूं और 3 दिन मेरे पूर्व सहयोगी डॉक्टर श्रद्धा सिंह और अनीता जी के कृपा से कभी कभी 4 दिन भी और कभी कभी 2 दिन भी पढ़ाता रहा हूं। तो ये भी अपनी क्लास है जो 23 वर्षों तक पढ़ाया है। उसमें एक डिबेट भी थी हम लोगों के बीच। अनीता जी से डिबेट नहीं थी, लेकिन श्रद्धा जी से एक डिबेट थी कि क्या बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को कुछ बड़ा मान करके कुछ बड़ी चीज से शेयर की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। और मेरा मानना हमेशा रहा इस बात का कि मैं स्नातक प्रथम वर्ष में जब आया था तो मुझे मेरे गुरुओं ने बड़े सवाल और बड़ी किताबें सौंपी थी, तो मेरे बच्चों को भी बड़ी चीजों के साथ साक्षात होना चाहिए, बड़ी बहसों के साथ शामिल होना चाहिए। कम समझते हैं, ज्यादा समझते हैं, बाद में देख लेंगे। इसलिए पढ़ाते समय लगातार मुझे लगा कि स्नातक तक आ जाने के बाद आपसे देश और दुनिया और समाज के तमाम तरह के बड़े सवालों के साथ आपको रूबरू होना चाहिए। एक अध्यापक के तौर पर हमें गाइड करना होता है, सिर्फ इतना ही कि आज की समकालीन दुनिया की बहसें क्या हैं। अभी मैं डॉक्टर CS सिंह को सुन रहा था तो पहली बार मुझे जो है इस बात का एहसास हुआ कि हम आज की जो वैचारिकी है या लंबे समय तक 20वीं शताब्दी का एक कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहा है, अंतर्विरोध चलता रहा है। 2 पोल में साहित्य को देखने की जरूरत लोग देखते रहे हैं। उस 2 पोल में जिसे आप बाएं और दाहिना कहते हैं, दक्षिण पंथ और वाम पंथ, तो उन्होंने साहित्य के साथ कुछ जाति और ज्यादा
अपेक्षाएं की, शायद इस आदर्शवादी चिंतन के बराबर नहीं था। आपने जिन कविताओं को उद्धृत किया, अथवा चाहे तो हम भी कुछ कविताओं को उद्धृत करके कहें, इन्होंने दोनों तरह की कविताओं को, तोड़ती पत्थर की उदाहरण दिया और दिनकर को का भी उदाहरण दिया, बालकृष्ण शर्मा ने इनकी कविता उद्धृत की, सोहनलाल द्विवेदी को कहा, तो भी है। लेकिन यह है कि साहित्य क्या सीधे सीधे अपने समय के सामाजिक ही नहीं राजनीतिक सवालों को क्या एड्रेस कर सकता है? ये बड़ा ही जरूरी सवाल है आज की तारीख में। दरअसल क्या है कि 21वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में, और अब जब आपकी शताब्दी ये जवान हो गई है, तब ऐसे सवाल हमारे सामने दरपेश हैं कि जब भी हम देख रहे हैं साहित्य को, तो उससे पहले हम एक प्रतिपक्ष गढ़ करके देख रहे हैं। मैं चाहता तो मैं प्रतिपक्ष बना सकता था, क्योंकि मेरा भी माइंड सेट यही बना हुआ 20वीं शताब्दी के सारे अध्ययन का केंद्र था कि ये, और आज की तारीख में तो अद्भुत है, जैसे ही आप एक विमर्श की बात करते हैं तो उस विमर्श के लिए एक प्रतिपक्ष गढ़ देते हैं। आप प्रतिपक्ष समझते हैं ना, अपना एक दुश्मन बना लेना। पहले ही अपनी वैचारिकी में तय कर लेते हैं कि मैं स्त्री विमर्श का हूं, तो इसके लिए पितृसत्ता और पुरुष सत्ता महत्वपूर्ण है, और हम उस पुरुष सत्ता के खिलाफ गोलंदाजी शुरू कर देते हैं। हम दलित साहित्य की बात करते हैं तो उसके साथ ही मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, फलाने फलाने करके एक कोरम बना लेते हैं और उसके खिलाफ लड़ने लगते हैं। साहित्य में, कविता, कहानी, उपन्यास में, या हमारा जो पूरा साहित्य का जो वांग्मय जिसे आप कहते हैं, उस वांग्मय की संपूर्ण धारा का अध्ययन करते हुए हमें इस नैरो माइंडेड से थोड़ा सा, या छोटे स्थितियों से थोड़ा ऊपर जाना होगा। कुछ ज्यादा आप साहित्य से अपेक्षा कर रहे हैं। प्रेमचंद जी ने बहुत ललकारते हुए कहा है 36 में कि साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। कितनी मशाल है? कौन साहित्य को पूछता है? किन कमेटियों में साहित्यकार हैं? कौन से देश के मार्गदर्शक मंडल में कौन साहित्यकार है? नाम दिया जा सकता है? शायद कोई नहीं। और मेरे गुरु तो आचार्य रामचंद्र तिवारी एक समय में ये कहे कि देश के सबसे पढ़े लिखे लोग एक प्रधानमंत्री थे और ये विपक्ष के नेता थे। विपक्ष के नेता सर्वविदित कवि भी थे, और प्रधानमंत्री जो है वो देश के 18 या 28 भाषाओं के ज्ञाता थे। तमाम अनुवाद किया था उन्होंने, और बहुत बड़े साहित्य मनीषी भी थे। आपको याद होगा, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ऐसे ही समय में देश में उदारीकरण की जो हवा बही, उसने हमारे देश के तमाम तरह के सवालों को दरकिनार कर दिया। खैर वो अलग बात का मुद्दा है, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। तो साहित्य भी अगर जाता है सत्ता के बीच में, तो उसके चरित्र क्या होता है, कैसी परिस्थितियां होती हैं, ये कहने की चीज, हमें याद करने की चीज है। बस मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर याद करा कर मैं अपने मूल विषय पर लौट जाऊंगा। कभी हुए हैं कुम्हन दास। कुम्हन दास की एक छोटी सी उक्ति है और बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। आप जानते हैं 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास मुगल सम्राट अकबर का शासन काल था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। सीकरी से कुम्हन दास को बुलावा आया। कहा, महाराज कुम्हन दास जी, आपको जो है हुजूरे जहां पर आके हुजूर में शामिल होना है। कुम्हन दास ने कविता छोटी सी लिख करके भेजी। कहा, संतन कहां सीकरी सो काम, संतन कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आते जाते जूता टूट जाएगा और राम नाम छूट जाएगा। लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या दूसरी है। वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि जिनके मुंह देखत घिन उपजे, जिनके मुंह देखत घिन उपजे, तिनके करीबे परी सलाम। दुखद तो ये है कि हमें उन लोगों को सलाम करना पड़ेगा जिनको मुंह देख करके घिन पैदा होती है। ये संत कवि कुम्हन दास और भाई केदारनाथ सिंह, इस कवि को याद करते हुए, उनकी एक कविता छोटी सी है, वो याद करते हुए कहते हैं कि हे महाकवि, वो कौन सा ताप है
जो आज तक सीकरी और कवि के बीच तालमेल नहीं बैठा पाया है। साहित्य मित्रों, मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। साहित्य राजनीति के कितना करीब होता है और कितना दूर होता है, नहीं। साहित्य के देखने की दृष्टि वो मानवता की दृष्टि है, और वो बाम और दाएं के खाने में नहीं। जब तक लाल झंडा ना फहर जाए तब तक कविता नहीं है, और जब तक राष्ट्र का झंडा ना बुलंद हो जाए तब तक कविता नहीं है। इस दोनों खाने से परे व्यापक मानवता के परिप्रेक्ष्य में सोचना और देखना होगा, ये मेरा निवेदन है। और साहित्य का ये बड़ा सरोकार भी है। आप मनुष्य को मनुष्यता की और मानवता की ऊंचाइयों के साथ जोड़ के देखें। ये साहित्य का सबसे बड़ा सामाजिक दायित्व भी है, सरोकार भी है और जरूरत भी है। आगे मैं अपनी बात शुरू करना चाहता था, इस मूल विषय की तरफ चर्चा में करूंगा। ज्यादा समय नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग 40 मिनट 45 मिनट पे थोड़ा ऊब होने लगती है। कोई बात नहीं, आप भी विद्यार्थी है तो मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं आपके दुख को नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपके दुख को समझ रहा हूं। फिर भी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। हाँ, लेकिन एक चीज और, जिसे जाना हो तत्काल चला जाए, फिर आप बीच में कोई उठे ना, प्लीज। कोई समस्या नहीं है इसमें, ओके? ठीक है, अभी किसी को जाना हो चला जाए, फिर मैं शुरू करूं। चलिए मैं एक छोटी सी कविता शुरुआत करता हूं। मित्रों, गोरख पांडे नाम के कवि हुए हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। वो छोटी सी कविता है, कला कला के लिए हो, जीवन को बेहतर बनाने के लिए ना हो, मानो रोटी रोटी के लिए हो, खाने के लिए ना हो। पहली बात साफ है कि साहित्य या कला का उद्देश्य क्या है? जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। मैं दूसरी बात पर जोर नहीं दे रहा हूं, हालांकि इसमें आयरनी है, विडंबना जिसे कहते हैं, विडंबना है कि जैसे रोटी रोटी के लिए हो, खाने के लिए ना हो। यानी कि कला और साहित्य साधना के लिए कवि का सूत्र वाक्य है, जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपकरण, क्या उपादान होंगे, वो कौन से सूत्र होंगे जिससे हम बड़े बन सकते हैं, खास करके मनुष्य के रूप में। क्या यह बात सोचनी होगी हमें कि बेहतर मनुष्य की परिकल्पना और अवधारणा क्या होगी? हम बेहतर मनुष्य किसे कहते हैं? किस तरह सवाल होंगे। माधुरी में जब वो बोल रही थी तो मुझे पीसी जोशी याद आ रहे थे, और पीसी जोशी ने बहुत अच्छी बात कही है मानव संस्कृति वाले अपने किताब में, कि साहित्य एक व्यापक अर्थों में संस्कृत कर्म है, और संस्कृत कर्म ही मनुष्य को मनुष्यता की उच्चतर मनुष्यता के मूल्यों की ओर हमें ले जाता है। अब एक चीज फंसी ना, मनुष्य से मनुष्यता के उच्चतर मूल्यों की ओर ले जाने का काम साहित्य करता है। कैसे करता है ये? उच्चतर मूल्य क्या होंगे? क्या वो सिर्फ राष्ट्रीय होंगे? क्या वो अमीरी गरीबी की खाई का चीज होगी? कुछ लोगों से नफरत करना होगा, कुछ लोगों से प्रेम करना होगा। कैसा होगा बेहतर मनुष्य? बहुत सारी अवधारणाएं मनुष्यता और मनुष्य के लिए, इसे समझना होगा। इसे हम कहवर देने से चीजें बन नहीं जाती, हमें पहचानना होगा क्या क्या आखिर मनुष्यता के बड़े मूल्य क्या है, और वो साहित्य उसे कैसे व्यक्त करता है। उसकी एक पूरी साहित्य की परंपरा है। हमें ध्यान करना चाहिए शुरुआत में, जिसे हम आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि को, उनकी कविता एक श्राप के रूप में आरंभ होती है। प्रेम करते हुए दो पंछियों को देख करके पहलिये ने, आप प्रसिद्ध कथा आप जानते हैं, पहलिये ने उसमें से एक को तीर लगा मार दिया। इसे देख करके वाल्मीकि ने पहला श्लोक कहा, जिसे कहा जाता है पहली कविता हमारी है कि जाओ तुम्हें कहीं प्रतिष्ठा ना मिले। ये श्राप अद्भुत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी पीढ़ियां फलाने हो जाए, तुम गरीब हो जाओ, ठिकाने हो जाओ।
कि तुम्हें प्रतिष्ठा ना मिले। मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है प्रतिष्ठा। किस रूप में आप प्रतिष्ठित होना चाहते हैं? बेहतर मानवीय मूल्यों के साथ, शायद दया, करुणा, माया, ममता, कितने चीजें हम गिरा चुके हैं। अभी 6-7 सर ने गिराया है सारी चीजों को। तो हमें इस विषय की तरफ ध्यान रखना होगा कि वहीं नहीं, वहां से आगे ही। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह भी एक कविता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह भी एक कविता है। दुखी, सबसे बड़ी चीज दुखी है, और दुख को जानना और समझना भी कविता है। परिवर्ती भक्त कवियों में देखते हैं स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा है, लेकिन फिर भी उसके समाज के ढेर सारे सवाल उसमें अंतर्निहित है। जिस राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम की बात सर कह रहे थे, CS सर कह रहे थे, आपको पढ़ाया भी जाता है। शुरुआती निबंध ही हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत शब्द ही शुरू किया है। भारत प्रचलित कैसे हो सकती है, भारत दुर्दशा, भारत की क्या समस्याएं हैं, भारत की समस्याएं, भारत की चिंताएं, भारत भारती। ठीक है, अब इसको ध्यान में ये रखना हमें कि समाज से हम किन मूल्यों को लेकर आते हैं और साहित्य हमें किन मूल्यों की तरफ हमें आगे बढ़ाता है। दरअसल क्या हुआ कि हम के इस बीच एक चीज हमारी छूट जाती है। हम कहते हैं कि साहित्य सामाजिक प्राणी है, साहित्यकार भी सामाजिक प्राणी है, वो नागरिक है। नागरिक के जितने कर्तव्य होते हैं साहित्यकार भी कर्तव्य हैं। साहित्यकार चूंकि अलग से कह सकता है, उसके बड़े दायित्व होते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां उसकी होती हैं। समाज से जो ग्रहण करता है उसे समाज के लिए देता है, समाज का अगुआ है, फलाने हैं, ठिकाने हैं, सब कुछ। लेकिन वह समाज के प्रति बतौर नागरिक, बतौर मनुष्य, वह कितना जीता है, वह कितना अपने समाज और समय के लिए अपने को खर्च करता है, जो जीवन उसे मिला है उस जीवन को कितना बेहतर वो करता है समाज के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सवाल कभी से ही नहीं, ये सवाल हर उस आदमी से है जो अपने को उपदेशक, अपने को समाज सुधारक, अपने को फलाने 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 से मानता है। और हिंदी में ही नहीं, दुनिया के तमाम कवियों ने इस सवाल को उठाया है। और मैं आज सिर्फ उन्हीं कवियों के बारे में मानता हूं कि उनके सामाजिक सरोकार और गहरे हैं। उन्होंने जांचा परखा है कि जितना समाज से मिला, क्या हमने समाज को उतना लौटाया। हिंदी के कवि मुक्तिबोध का एक बहुत जलता हुआ सवाल है, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, ओ मेरे आदर्शवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। मर गया देश, जिंदा रह गए तुम। भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी बेबिचारी के बन गए बिस्तर। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। और सवाल ये आपसे नहीं है, कभी अपने से भी करता है। यह आत्मालोचना के साथ ही हम बेहतर मनुष्यता की ओर जा सकते हैं। ध्यान रहे, मनुष्य का जीवन एक कहरा नहीं होता। हम हमेशा एक तरह के नहीं होते। हमारी बुनावट, हमारी जानकारी, हमारी समझदारी एक तरह की नहीं होती। हम अच्छे और बुरे के पुतले हैं। हम अच्छे नहीं हैं, ना हम बुरे हैं। हमारे तमाम विद्यार्थी जो हैं, बहुत सारा कचरा भी लेके आए हैं, लेकिन बहुत सारा अच्छा लेकर भी आए हैं। हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क भी उनको पता है। उन्हें सिर्फ बताना यह है कि उनको सही रास्ता क्या होगा। निराला इसके सबसे बड़े पोएट इसीलिए कहा था 20वीं शताब्दी के निराला को, कि निराला हमेशा इस सवाल को खड़ा करते हैं कि जो साहित्य में लिख रहा हूं, क्या वह साहित्य अच्छा साहित्य, क्या वो महान मानवता की सेवा करने के लायक है कि नहीं लायक है। क्या 1932 में लिखते हैं कि मेरी कहानियों, मेरे साहित्य में देवी का जिक्र नहीं है, इसका मतलब मैं 12 साल तक मकड़ी का जाला बुनता रहा।
क्या साहित्य 12 साल का साहित्य मकड़ी का जाला है? यह बातों को ध्यान में रख करके हमें समाज की दिशा तब दिखाएंगे जब हम खुद थोड़ा परफेक्ट होंगे, और हम लगातार अपने से भी जूझते हुए और अपने समाज से जूझते हुए एक नए साहित्य का सृजन जब करते हैं, तब जाकर के कहीं वो साहित्य ज्यादा प्रामाणिक होता है, ज्यादा स्पीकिंग होता है, ज्यादा कन्विंसिंग होता है, और महान मानवता की सेवा वो करने में सक्षम होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। विगत दिनों ये सवाल केदारनाथ सिंह की कविता में एक सवाल आता है, यही कि कविता लिखने से, मैं जानता हूं कि कविता लिखने से कुछ नहीं होता, मैं जानता हूं कि कविता लिखने से कुछ नहीं होता, फिर मैं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि लोग जाने कि मैं जिंदा हूं। तो जिंदा रहने की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। हम खुद जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि कविता और साहित्य जो है लगातार हाशिए पर ढकेल दिया गया है। अब तो क्या है, जो बिकता है वही मूल्यवान है, और जो दिखता है वो बिकता है, और जो और शोर बचा के आता है वह और जोर शोर से बिकता है। और तब ऐसे दौर में साहित्य का सरोकार क्या होगा, साहित्य का सामाजिक सरोकार क्या होगा? मित्रों, दो धाराएं हिंदी में और दुनिया के साहित्य में विकसित हुई हैं। एक का अर्थ है कला सिर्फ साधना की चीज है, एक का अर्थ है कला समाज परिवर्तन के लिए जरूरी उपकरण है। मैं दोनों वादियों को, आज मैं उस अमित जी मुझसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आज अच्छी तरह से कि साहित्य सिर्फ समाज बदलने का उपकरण मात्र नहीं है, वह जीवन जीने का एक सलीका भी है, जीवन को समझने और जानने की प्रक्रिया भी है। उसमें गहरी निराशा भी है और उसमें गहरी आशा भी है। वह बकौल आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरुद्धों का सामंजस्य भी है उसमें। और छोर न देख करके मानव हृदय के दृष्टि, बोध और संवेदना को विकसित करने में साहित्य का योगदान है, लेकिन एक हद तक, याद रखिएगा, एक हद तक। जैसे विवेकानंद ने कहा कि भूखे आदमी को धर्म का उपदेश देना उसका अपमान करना है, उसी तरह से हमें भी यह होगा कि हमें एक हद तक तमाम निराश और हताश लोगों की स्थितियों को देख करके उनको कविता, उनके मुंह में कविता डालना और कविता और शेर सुनाना, उनके साथ अत्याचार करना है। कविता एक सर्टेन अमाउंट स्थितियों में जाकर के आपको विकसित कर सकती है। मैं सिर्फ दो उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करूंगा, 12:30 होने वाला होगा। ज्यादा निकल गया क्या? बस एक मिनट, बस दो उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक उदाहरण बहुत छोटा सा, छोटे छोटे दो उदाहरण, अरे बहुत अच्छा, दो उदाहरण थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दो उदाहरण की चर्चा मैं इसलिए कहा कि मैं खुद हंसी मजाक में अपने दोस्तों के साथ, खास करके महिला मित्रों के साथ भी, और कई सारे जातियों धर्मों के लोगों के साथ भी हंसी हंसी में बहुत सारी बातें मुंह से निकल जाया करती थी, निकलती भी थी। अब शायद नहीं ही निकलती है, पक्का नहीं निकलती, लेकिन निकलती थी। जैसा आप लोग भी अपने मित्रों के साथ बातचीत करते समय कुछ न कुछ हो जाता है, कुछ न कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको दुखी कर जाते हैं, आपके दोस्त को दुखी कर जाते हैं, वो कह नहीं पाता है। मैंने सबसे पहले जो मुझे ध्यान है वो अन्ना कारीना नाम का उपन्यास जो है, लंबा उपन्यास है, पढ़ा मैंने। उसके बाद छिन्नमस्ता, प्रभा खेतान, प्रेमचंद की कहानियों से आगे जाकर के समकालीन कथा साहित्य से ढेर सारे लोगों को पढ़ने का अवसर मिला, और मुझे लगा कि सचमुच हम लोग बराबरी का व्यवहार अपने साथियों के साथ नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं एक ईगो हमारे भीतर काम करता है, पुरुष होने का ईगो। मैं ध्यान रखिएगा, मैं दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं। मैंने कहा आत्मालोचन भी होना चाहिए साहित्य में।
पढ़ करके आपके भीतर ये विडोलन होने लगे कि आपने कहीं कहीं गलत तो नहीं किया, आपके व्यवहार में सारी चीजें हैं, कैसे हैं, गड़बड़ है, कैसे नहीं है, फलाने हैं, ढिकारे हैं। इसी तरह से अक्करमासी पढ़ते समय शरण कुमार लिम्बाले नाम के लेखक हैं मराठी के, उनकी अनुदित कृति है अक्करमासी, और अक्करमासी से शुरू होकर के मुर्दहिया तक या मणकंटिका तक आकर के ये समझ में आया कि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसके साथ हम आत्मीय व्यवहार नहीं कर पाए, और आज भी हमारे शब्दों में, हमारी भाषा में, हमारे घर के चारों तरफ कहीं न कहीं ये विडंबना आज भी मौजूद है। यानी साहित्य हमें अपने ही समाज को फिर से देखने का और अपने को आत्मालोचना करने का अवसर ही प्रदान करता है। इसी तरह से हमारे ढेर सारे अल्पसंख्यक मित्र हैं, उनके साथ भी बातचीत करते समय एक प्रेजुडिस, एक पूर्वाग्रह से शुरू हुआ, लेकिन वो जाकर के असगर वजाहत और अब्दुल बिस्मिल्लाह और राही मासूम रजा की कृतियों से गुजरते हुए उसने हमें मिनिमाइज किया। मैं अपना ही उदाहरण दे सकता हूं। मैं चाहूंगा कि साहित्य यही करता है कि धीरे धीरे हमें अपने लोगों के बीच बराबरी, स्नेह का एक अंतस पैदा करता है, अपने किए पर पछताना भी सिखाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। वो हमें उत्साह से देश के लिए मरना और फलाने सिखाए, ठीक है, वो क्रांति करे, कोई बात नहीं, मुझे उससे एतराज नहीं, वो क्रांति भी कर सकता है, वो फलाने भी कर सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं इससे, लेकिन वो अपने किए पर पछताने का वो सूत्र देता है, जिस सूत्र की तरफ डॉक्टर CS सिंह ने शुरुआत में भारती के उस हृदय परिवर्तन वाली कहानी से लिया था। इसका जिक्र मत करना, वरना गरीबों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो मित्रों, कहने के लिए बहुत कुछ है, दुनिया भर से उदाहरण दिया जा सकते हैं। साहित्य को क्रांतिकारी कहा गया है। तॉलस्टॉय का मूल्यांकन करते हुए, बाल्जाक का मूल्यांकन करते हुए कहा गया है कि बाल्जाक ना होते तो यूरोप में क्रांति न होती, फ्रांसीसी क्रांति न होती, बाल्जाक तॉलस्टॉय न होते तो रशियन रिवॉल्यूशन न होता, लूसन न होते, चीनी क्रांति न होती। तो अब सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में ये रचनाएं न होती तो न होता सारा कुछ, तॉलस्टॉय न होते तो गांधी न होते, यहां तक कहा गया है। बल्कि यहां तक कहा गया है कि गांधी अगर उपन्यासकार होते तो तॉलस्टॉय होते, और तॉलस्टॉय अगर पॉलिटिशियन होते तो गांधी होते। लगभग यहां तक स्थापनाएं साहित्य और राजनीति को मिला की गई है। मैं उससे सहमति व्यक्त करते हुए भी एक दूसरे पक्ष की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। साहित्य हमें आईना दिखाता है, और आईना जब दिखाता है तो आईना हमसे कहता है कि आपका बाल ठीक नहीं है, आपके चेहरे पर यहां कालिख लगा हुआ है, इसे ठीक करिए। और कालिख कैसे लगा है यह भी वो बताता है, और हम उस कालिख के कारणों की तलाश करके उस कालिख से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। यह दर्पण की भूमिका भी नहीं, दिशा निर्देश की भूमिका भी नहीं, वह हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मालोचना सिखाती है। और जो लोग अपने किए पर पछता सकते हैं वही अपने को बदल भी सकते हैं, और वही महान मानवता की तरफ अग्रसर भी हो सकते हैं। इसलिए लाउड पोएट्री जिसे आप कहते हैं, मार्च पास्ट वाला, हिमाद्री तुंग सिंह जैसे, अथवा लाल झंडा वाला जो भी हो, घिरे हम सवाल से, इनकलाब जिंदाबाद वाला पोएट्री से अलग पोएट्री एक होती है, अलग कविता से अलग साहित्य होता है। उसका बड़ा सरोकार है कि हमारे भीतर पछताना सिखाए, हमारे गलतियों से के कारणों की व्याख्या करे, और हम उससे उबर करके बेहतर मनुष्य हो। अनीता सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, और मुझे 23 वर्ष बाद फिर से आपके क्लास में आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। साहित्य कला के लिए नहीं है, बल्कि मानवता के लिए है। रोटी खाने के लिए होती है, दिखाने के लिए नहीं। दुख को जानना साहित्य सिखाता है, आत्मालोचन करना सिखाता है। निश्चित रूप से कुछ निष्कर्ष निकाले हैं जिनके माध्यम से हमें और हमारे विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा।
इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अमित जायसवाल जी को कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। बच्चों कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इसके बाद आप लोग सवाल अगर कोई हो तो आप लोग कर लीजिएगा। हाँ, अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए 2 मिनट आप लोग बैठ जाइए। आदरणीय राजेश मल सर और डॉक्टर CS सर, अनीता मैडम, माधुरी मैम, रीना मैम, हेमंत सर, मनीष जी, गुप्ता जी, डॉक्टर LN सिंह सर और हमारे कलीग डॉक्टर संतोष गौड़ सर, आज बड़ी साहित्य और समाज के टॉपिक पे बड़ी अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छी बातें हुई। अभी जाते जाते राजेश मल सर ने जो है मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि साहित्य सिर्फ जो है सामाजिक परिवर्तन का उपकरण नहीं है, बल्कि वह क्या है, जीवन को उदात्त बनाने वाला एक हथियार है या एक उदात्त बनाने वाला उपकरण है। और सही मायने में मैं भी यही मानता हूं कि साहित्य जो है वह बेकार है जो सिर्फ नारेबाजी करता हो, जो सिर्फ जो है लाल झंडा उठाता हो और क्रांति की बातें करता हो, लेकिन वो खोखला हो। अगर वो आपके संवेदना को कुरेदता नहीं है तो वो साहित्य फिर बेकार है। नारेबाजी वाला लिटरेचर बहुत लिखा गया है, जिसको लेकर के तमाम बहसें भी हैं, उन बहसों में नहीं जाना है हमें। लेकिन मैं बरबस हमें वो एक कहानी भी याद आ गई जब सर ये जिक्र कर रहे थे। गोरकी की एक कहानी है, एक पाठक है ना सर, जिसमें वो ये बात पूछता भी है पाठक लेखक से। वो बड़ी अच्छी कहानी है और आपको पढ़नी जरूर चाहिए, खास करके इस दृष्टिकोण से भी कि एक लेखक को कैसा होना चाहिए, एक लेखक कैसा साहित्य रचे जो हमारे बीच हमारी संवेदना को झकझोरे। बहुत सारा साहित्य हम पढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसे भी साहित्य हैं जिनको हम कहें, जैसे बहुत सारे लोग प्रेमचंद को, हमको लगता है, मुझे भी पता नहीं क्यों, प्रेमचंद उतना अपील नहीं करते हैं जितना हमें अज्ञे अपील करते हैं, या निर्मल वर्मा जो है हमें अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों। सामाजिक सरोकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से प्रेमचंद का सरोकार बेहद, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने समाज के सबसे वंचित जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनको लेकर के उन्होंने साहित्य रचा है। और सामाजिक सरोकार की दृष्टि से देखा जाए तो निर्मल वर्मा बहुत पीछे हैं, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अज्ञे भी हम कहेंगे तो बहुत पीछे हैं, वो उस बहस में हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि साहित्य और मुक्तिबोध को कोट करते हुए कि साहित्य, जैसे मुक्तिबोध भी बड़े सरोकार वाले कवि हैं, निश्चित रूप से प्रेमचंद की तरह से ही देखेंगे उनको भी, कबीर की दृष्टि से भी देखेंगे। कबीर की अगर हम ये तुलना करें तो प्रेमचंद हो गए, निराला हो गए, मुक्तिबोध हो गए। मुक्तिबोध लेकिन उनकी शैली अलग है, उनके लिखने का ढंग अलग है। मुक्तिबोध भी हमें बहुत करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जैसे उसी पर्टिकुलर जो सर ने बात कही कि साहित्य क्या करता है, साहित्य अगर आप पढ़ते हैं और आपके भीतर की जो हम कहें ना कि आत्मा की आवाज जो है उसको अगर बुलंद नहीं करता है, वो फिर साहित्य फिर किसी काम का नहीं है। अगर हमारे ठस मस्तिष्क को झकझोरता नहीं है, वो फिर साहित्य बेकार है। ऐसे ढेरों साहित्य लिखे जा रहे हैं और ये निश्चित रूप से वही बात है कि लेखक जो है, अगर खुद उसके भीतर की आत्मा अगर बुलंद नहीं है, अगर उसके भीतर की आवाज बुलंद नहीं है, तो वो लेखक अच्छा नहीं लिख सकता है। अगर लिखा भी होगा तो वो बहुत ही बेजान होगा। इसलिए मैं ये फिर से वही बात कहूंगा साहित्य और समाज के संदर्भ में कि हमारा लेखक कैसा होना चाहिए। वह एक पाठक कहानी हमारे बीच वो एक रास्ता दिखाती है। एक पाठक जो शीर्षक गोरकी की कहानी है, वो जरूर पढ़ना चाहिए सबको। ऐसे ही मुक्तिबोध भी ये बार बार ये सवाल करते हैं कि प्रगतिशीलता के नाम पे बहुत सारे साहित्य, या नारेबाजी के नाम पे, या क्रांतिकारिता के नाम पे, या समाज परिवर्तन के नाम पे बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं,
लेकिन वो अपील नहीं करते हैं। वो एक खास पीरियड में लिखे गए और वो एक खास पीरियड में ही कैद होकर रह गए। ठीक है, तो इसलिए वह साहित्य हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो जीवन को देखने का दृष्टिकोण पैदा करे, जीवन को बेहतर बनाने का दृष्टिकोण पैदा करे। वह साहित्य हमारे लिए बहुत मूल्यवान है और उसको सहेज के रखने की जरूरत भी है। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद और सभी का धन्यवाद। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित साहित्य के सामाजिक सरोकार इस विषय पर आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारे साथ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मल जी हमारे साथ जुड़े रहे। निश्चित रूप से आपके व्याख्यान ने हमारे विद्यार्थियों को श्रेष्ठ साहित्य पढ़ने और लिखने की प्रेरणा दी। आपने संपूर्ण व्याख्यान में विविध पक्षों पर आपने चर्चा की। एक महत्वपूर्ण बात आपने जो कही वह यह थी कि साहित्य को हम किसी खेमे में नहीं बांध सकते। निश्चित रूप से साहित्य जितना स्वतंत्र होगा उतना ही वह जीवन और समाज से जुड़ा रहेगा। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर आपके प्रति कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आपने हमारे बच्चों को साहित्य और समाज के प्रति एक श्रेष्ठ समझ उत्पन्न की उनके भीतर। बहुत बहुत आभार। आज के इस व्याख्यान में हमारे साथ शिक्षा शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर CS सिंह जी भी जुड़े रहे। आपने प्रेमचंद और अन्य साहित्यकारों की विभिन्न कहानियों के माध्यम से हमारे बच्चों में किस प्रकार साहित्य से अपने जीवन के अनुभव वो हासिल कर सकते हैं, अपने साहित्य से किस प्रकार वह प्रेरणा ले सकते हैं, किस प्रकार नैतिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इस पर आपने विस्तृत चर्चा की। बहुत बहुत हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं सर। साथ ही साथ हमारे साथ महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी वर्मा जी भी जुड़ी रहीं। आपने साहित्य और समाज को शरीर और आत्मा का संबंध बताते हुए साहित्य और समाज के विविध पक्ष रखे। बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ महाविद्यालय के सम्मानित विद्वान साथी डॉक्टर दरक्षा शहनाज मैम, डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव मैम, डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह जी, डॉक्टर मनीष पांडे जी, डॉक्टर विजय प्रताप मल जी, डॉक्टर कृष्णकांत चंद्रा जी, डॉक्टर रीना जी, हम हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और विशिष्ट आभार आज के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, तकनीकी सहयोग देने के लिए डॉक्टर संतोष गौर जी का एवं इंजीनियर मंजीत जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ अब मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा भी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।